पर आप लोगों की फिजिक्स यूपी पॉलिटेक्निक की क्लास चल रही है। आज हम लोग सदिश अदिश राशियों का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं इन दिस स्क्रिप्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने लास्ट क्लास में लंबकोणीय सदिश के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम शुरू करेंगे सबसे पहली चीज कि किसी भी सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए, लंबकोणीय एकांक सदिश का छोटा सा पार्ट आपको देखना होगा। जैसे लंबकोणीय वैसे लास्ट क्लास में हमने इस पर डिस्कस कर लिया था एकांक सदिश, लेकिन पूरा डीप डिस्कस नहीं किया था एकांक सदिश। देखिए बच्चों, लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो उसको इस तरीके से समझें। जैसे ये आपका एक्स अक्ष वाला, ये आपका वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष बच्चों। ठीक है, ये एक्स और ये वाई और ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष जो होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आई कैप नाम देते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष को बच्चों प्रदर्शित करने के लिए एक एकांक सदिश का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे जे कैप नाम देते हैं, और जेड अक्ष को प्रदर्शित करने के लिए एक एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं जिसको के कैप नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम इनका परिमाण निकालें, आई कैप परिमाण का मतलब मॉड, जे कैप और के कैप, तो जैसा कि जानते हैं एकांक सदिश का परिमाण जो होता है वो कितना होता है बच्चों, एक होता है। यानी मॉड ऑफ आई का भी मान एक, मॉड ऑफ जे का भी मान एक और मॉड ऑफ के का भी मान क्या होता है बच्चों, एक होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे अब आप इस चीज को देखिए, जैसे कोई पार्टिकल, ये आपका अक्ष देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको अक्ष दिख रहा होगा। ठीक है, ये अक्ष है। अब कोई पार्टिकल यहां पर सिचुएटेड है यानी स्थित है, तो एक्स अक्ष से भी कुछ दूरी पर है, वाई अक्ष से भी कुछ दूरी पर है, जेड अक्ष पर भी है। इसका मतलब उस पार्टिकल को हम शो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से यहां पर शो कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसने जो है एक्स अक्ष पर जो चला है वो चला है ए डिस्टेंस, स्मॉल ए डिस्टेंस, वाई अक्ष पे जो कवर किया है वो चला है स्मॉल बी डिस्टेंस, और जेड अक्ष पे जो कवर किया है वो कवर किया है स्मॉल सी डिस्टेंस। अब हम इस पार्टिकल को मानते हैं ये पार्टिकल क्या है, पी पार्टिकल है। ठीक है, अब इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे ओपी बराबर एक्स पर कितना चला बच्चों, ए चला, तो आप कहेंगे ए आई कैप। यानी ये बताना चाह रहा है कि ये जो कण है ये एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस चला है, ए डिस्टेंस चला है। इसके बाद बच्चों प्लस वाई अक्ष पे कितना चला, तो आप देख रहे हैं बी, तो बी जे कैप, और फिर जेड अक्ष पर कितना चला, सी, तो आप क्या लिखेंगे, सी के कैप। यानी अगर ओपी का निर्देशांक बोले तो ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप होगा। ठीक है, ये तो शायद समझ आ रहा हो। इसी प्रकार आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, देखिए यहीं पर अब हम ये कर दें कि ये पार्टिकल जो है, अब हम आई जे के को भी हटा देंगे, सिर्फ ऐसे ही कह देंगे। एक पार्टिकल दे दिया, आपसे कह दिया कि वो एक्स अक्ष पर जो गया है वो 1 मीटर गया है, वाई अक्ष पर 2 मीटर और जेड अक्ष पर 3 मीटर। यानी वो तीनों एक्सिस, यानी इस पार्टिकल का निर्देशांक अगर एक्स अक्ष पे बात किया जाए तो 1, फिर एक्स के बाद वाई लिखते हैं यानी 2, और उसके बाद जेड लिखते हैं यानी 3। तो एक्स वाई जेड अगर आप देखें तो इस पार्टिकल को अगर हम मान लें क्यू, तो ओ से क्यू का निर्देशांक क्या लिख पाएंगे, ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर लिख पाएंगे। अब ये आपका ए, ये बी और ये सी, यानी यहां पर लिख पाएंगे ए की जगह 1 आई कैप, 2 जे कैप और बच्चों 3 के कैप हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसी चीज को और ज्यादा डिटेल समझने के लिए, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पर चला और एक्स एक्सिस पर मान लो ए डिस्टेंस चला, और वाई और जेड पर कुछ नहीं गया, वाई और जेड पर कुछ नहीं गया, और इसको हमने मान लिया कैपिटल ए, तो आप कहेंगे ओ ए बराबर ए आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। इसका मतलब ये सिर्फ एक्स अक्ष पे चला, वाई पे कुछ नहीं गया, यानी जे वाले पे कुछ नहीं गया, के वाले पे कुछ नहीं गया। अब मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर गया, सिर्फ वाई अक्ष पे चला, बाकी किसी अक्ष पे नहीं चला, तो आप क्या कहेंगे, ओ बी बराबर 0 आई कैप, बी जे कैप और 0 के कैप। ठीक है बच्चों, अब कोई पार्टिकल क्या है वो एक्स पे भी नहीं गया, वाई पे भी नहीं गया, लेकिन जेड पे गया और जेड पे सी डिस्टेंस चला, तब यहां पे क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे ओसी बराबर
0 i कैप, 0 j कैप और कितना c के कैप। यानी अगर आपको निर्देशांक देखना है तो आप इस तरीके से आराम से देख सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली अगर ये x के पॉजिटिव एक्सिस हैं, अब इसके अपोजिट में जाएं तो ये x का निगेटिव एक्सिस, ये y का निगेटिव एक्सिस और ये वाला z का निगेटिव एक्सिस। ठीक है, अब कोई पार्टिकल क्या है तीनों के निगेटिव एक्सिस में है, तो उसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हो तीनों के निगेटिव एक्सिस में है तो उसको मान लीजिए वो है OR, तो हम उसको लिख पाएंगे माइनस AI कैप माइनस BJ कैप माइनस C के कैप। यानी जब चीजें निगेटिव हो जाएं, यानी चीजें निगेटिव का इन द सेंस कि वो x के निगेटिव डायरेक्शन में है, y के निगेटिव और z के निगेटिव डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये पार्टिकल का जो डिनोशन है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, लंबकोणीय सदिश में किसी भी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं ये तरीका। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, लंबकोणीय सदिश में ही चल रहे हैं अभी थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लंबकोणीय सदिश दिया गया है आपको, जैसे दे दिया गया वेक्टर ए बराबर ax i कैप, ये एक एग्जांपल मान लिया, ay j कैप और az k कैप, और आपसे किसी ने कहा इसका परिमाण बताइए। क्या बताइए? परिमाण। परिमाण क्या होता है और परिणाम क्या होता है? परिमाण का मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं ये डस्टर 10 किलो का है, ठीक है, ये डस्टर क्या है 2 किलो का है, तो इसका जो परिमाण हो कितना है 2 किलो मान लीजिए, अगर 2 ही किलो मान रहे हैं, और अगर इसके ऊपर 3 डस्टर और रख दी जाए अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी 2-2 किलो परिमाण के हैं, तो अब इस एक बिल्कुल केंद्र बिंदु पर कितना भार महसूस होगा, कितना द्रव्यमान महसूस होगा, या द्रव्यमान नहीं कहेंगे भार महसूस होगा। तो अब इसके केंद्र बिंदु पर अगर हमको कोई मान निकालना पड़ जाए तो परिणामी होता है। बच्चों इसको और एक अच्छे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक 10 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रही है, एक 2 मीटर पर सेकंड से, और उस 10 वाला इधर जा रहा है, 2 वाला इधर आ रहा है, दोनों में टक्कर हो जाती है। तो टक्कर होने के बाद अब गेंद किधर जाएगी तो वो परिणामी दिशा होगी, लेकिन जिस वेग से आ रही थी वो क्या था, उसका परिमाण था। यानी परिणामी तब निकालते हैं जब दो वस्तुओं में कुछ टक्कर हो जाए, दोनों वस्तुओं का कुछ प्रभाव पड़ जाए तो परिणामी निकालते हैं। तो इसका परिमाण क्या होगा, उसको परिमाण को लिखने के लिए मॉड ए का प्रयोग करते हैं। मॉड ए बराबर यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर और az स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, परिणामी आ गया। इसी प्रकार अगर कोई वेक्टर b होता, एन एग्जांपल b, पहले वेक्टर b को पहले डिनोट कर लें, तो वेक्टर b बराबर यहां पर मान लो दे दिया bxi byj और bz के दे दिया गया आपको, और आपसे मॉड ऑफ b निकालने के लिए कह रहा है, तो मॉड ऑफ b आप कैसे निकालेंगे परिणामी, bx स्क्वायर by स्क्वायर और bz स्क्वायर। बच्चों यानी आप इस तरीके से परिणामी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं किसी भी राशि का परिणामी कैसे निकालते हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको दे दिया गया एक पार्टिकल OP इज सिचुएटेड 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इसका जो दूरी है वो परिमाण बताइए, परिमाण में मान बताइए। तो आप कहेंगे मॉड ऑफ OP, तो कहेंगे अंडर रूट। अब देखो i के साथ ax का स्क्वायर होता था और ax की जगह क्या है 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर। j की जगह आप देखिए j की जगह यहाँ ay है, तो ay की जगह यहाँ पर कितना है बच्चों 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर az की जगह कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16, 9, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, यानी 29 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से परिणामी निकालेंगे। अब परिणामी एक निगेटिव वाला देख लेते हैं। निगेटिव वाला कैसे करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर OR दे दिया है -2i प्लस j और -3k। अब देखो बच्चों ये आपके सामने सस्पेंशियल है, कंफ्यूजिंग है, कैसे करते हैं। तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ OR बराबर अंडर रूट। देखिए यहां पर क्या है -2 है, तो यहां पर x की जगह -2 है, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब j के आगे कोई संख्या नहीं है, तो जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 मानते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो k के आगे -3 है, k के आगे क्या है बच्चों -3, तो यहां पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा आपका मान -2 का 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का कितना हो जाएगा 9। तो 9 और 4 13 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, यानी इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 14। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी अगर आपको सदिश दे दिया जाए तो आप कैसे इसका परिमाण निकाल सकते हैं। बच्चों एक एग्जांपल यहां पर देखेंगे, इसी एग्जांपल को हम एकांक सदिश के रूप में निकालेंगे। तो इधर बच्चों इसको हटा देते हैं, निकालते हैं कैसे हम एकांक सदिश निकालते थे। एकांक सदिश निकालने का जो फार्मूला आता था वो होता था बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा होगा, एकांक सदिश कैसे निकालते थे। यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर निकालने का, जैसे मान लीजिए ओपी का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये ओपी जो दिया है इसी क्वेश्चन का एकांक सदिश निकालना है हमको, मान लीजिए हल करना है। तो हम क्या कहेंगे, ओपी का एकांक सदिश मतलब ओपी कैप। ये ओपी कैप मतलब पढ़ा जाएगा कि एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, उस वेक्टर का मान रख दो और नीचे उसका परिणामी रख दो, उस वेक्टर का मान और नीचे परिणामी रख दो। तो वेक्टर का मान कितना है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप अपॉन रूट कितना आ जाएगा 29। ठीक है बच्चों, यानी अब अगर आपसे कह दिया गया कि इसका एकांक सदिश निकालिए तो आप एकांक सदिश ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया OR का अगर एकांक सदिश निकालना है तो आप एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, तो OR का एकांक सदिश निकालेंगे OR कैप बराबर OR वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OR। तो OR वेक्टर का मान कितना है बच्चों -2i और +j और -3k अपॉन अंडर रूट कितना आ गया 14। तो इसका मतलब OR कैप का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -2i कैप +j कैप -3k कैप अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको एकांक सदिश वाला ये पोर्शन समझ में आएगा। आइए बच्चों अब हम देखते हैं सदिश का योग कैसे करते हैं, सदिशों का योग। ठीक है बच्चों, देखिए सदिश के योग के दो नियम हैं। सदिशों के योग, तो अब सदिशों का जो योग होगा वो हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। एक है त्रिभुज विधि। कौन सी विधि, त्रिभुज विधि, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। और दूसरा बच्चों आपका जो होता है समांतर चतुर्भुज विधि, चतुर्भुज विधि। ये कौन सा होता है, पैरेललोग्राम मेथड। अब देखिए इस दोनों विधियों को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज विधि में हम कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज विधि को देखते हैं। यहां पर देख लीजिए त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं त्रिभुज विधि कैसे क्या होता है। यहां पर करते क्या है, दो सदिश होते हैं। एक सदिश जो है मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और दूसरा सदिश मान लीजिए ये वेक्टर ए वाला है और दूसरा सदिश मान लीजिए ऐसे है, किसी भी तरीके से। अब इन दो सदिशों को आपको बच्चों जोड़ना है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, पहले ऐसा होता था कि इन दोनों सदिशों को ऐसे डायरेक्टली क्या करते थे, सदिश को नहीं, अदिश अगर जैसे मान लो दे दिया था 2 किलो, 2 kg और 3 kg, वैसे किलोग्राम अदिश राशि होती है। तो अगर अदिश होता तो हम कहते 2-3 किलो मिला के कितना हो गया 5 kg हो गया, यानी 2 और 3 मिला के कितना हो गया 5 kg। अगर यही चीज अगर दूरी होता तब क्या होता, तो कहते 2 मीटर और 1 मीटर कुल मिला के कितना हो गया 3 मीटर, यानी 2 मीटर धन 1 मीटर कुल मिला के कितना हो गया 3 मीटर हो गया। लेकिन अब यहां पर जो है सदिश राशि दे दी जाए। सदिश राशि का मतलब जैसे दे दिया गया कि 10 न्यूटन का यहां बल लग रहा है और यहां 15 न्यूटन का बल लग रहा है, तब कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चों यहां अगर 10 और 15 अगर आपने 25 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 25, गलत हो जाएगा, क्योंकि सदिश राशियों को हम बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ सकते। उनके लिए एक स्पेशल मेथड है सदिश राशि। जैसे अब आपको विस्थापन को जोड़ना है या आपको जो भी सदिश राशियां हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल इंटेंसिटी ले लेना है या आपको ले लेना है क्या नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी अगर ऐसा व्यंजक जो सदिश राशि है अगर आप उसको ले लेते हैं तो उसको इन त्रिभुज विधि या समांतर चतुर्भुज विधि से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इसको जोड़ने का तरीका सीखते हैं, कैसे हम जोड़ेंगे। जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक वेक्टर यहां पर ए है, एक वेक्टर क्या है ए है, और ए में क्या करेंगे दूसरा वेक्टर बी, इस प्रकार मिलाएंगे। ध्यान देना बच्चों, इस प्रकार मिलाएंगे कि पहले वेक्टर का शीर्ष दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ा होगा, कुछ से जुड़ा होगा।
दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ा होगा, पुच्छ से जुड़ा होगा। और अगर इनका परिणामी निकालना है तो पहले का पुच्छ क्या खाली दिख रहा है, दूसरे का शीर्ष, तो पहले का पुच्छ दूसरे के किससे जोड़ देंगे बच्चों, शीर्ष से जोड़ देंगे। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दो, x नाम दे दो, वेक्टर r नाम दे दो, ठीक है, वेक्टर s नाम दे दो, जो भी तुम्हारी इच्छा का वो नाम दे दो। तो यहाँ से जो परिणामी आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर r बराबर, r इसलिए लेते हैं क्योंकि r का मान होता है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को ही हिंदी में कहते हैं परिणामी। क्या कहते हैं बच्चों, परिणामी। वहाँ पर परिमाण था, यहाँ पर परिणामी। परिणामी का मतलब किन्हीं दो राशियों को जोड़ना घटाना, किसी का एक परिमाण निकालना। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में खुरापात तो उठ ही सकता है, अगर नहीं उठता है तो हम करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर a था, ये वेक्टर a था, अब एक वेक्टर a था, अब हम वेक्टर b के दिशा को अगर उलट दें, शीर्ष अब इधर कर दें, उल्टा कर दें, तब क्या होगा अब स्थिति में। तो देखो बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अब वेक्टर की दिशा विपरीत हो गई। आपने पढ़ा था कि विपरीत वाले में क्या होता है, जब वेक्टर की दिशा अपोजिट हो जाती है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो पहले हम b रखते थे इधर डायरेक्शन में, इधर क्या करेंगे माइनस b रख देंगे। अब परिणामी क्या होगा, वेक्टर r बराबर, तो अब वेक्टर r बराबर हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b बच्चों, ठीक है। अब बात आती है कि हम b को ना बदलें, a को बदल दें, तब क्या होगा, तो a को बदल दीजिए बच्चों। चलो a को बदल के देख लेते हैं। a को बदलने से अब a का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो अब a का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो a को क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो वेक्टर r बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस वेक्टर b हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये विधि आपको समझ में आई होगी। तो इस विधि को हम कहते हैं त्रिभुज विधि बच्चों। अब इसके बाद हम अगली विधि देखते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि। वो क्या होती है आपकी स्क्रीन पर, समांतर चतुर्भुज विधि। देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज विधि ही ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग इसलिए ज़्यादातर करते हैं क्योंकि वह परिणामी निकालने के लिए बहुत आसान होता है। देखिए इसमें इसको देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है, समांतर चतुर्भुज विधि। इसमें क्या होता है कि दो सदिश दिए गए होते हैं, दो सदिश की भुजाएं दी गई होती हैं और उनका परिणामी उनके मध्य से होकर हो जाता है, और उनके परिणामी को जोड़ने पर, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके परिणामी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। देखिए बच्चों कैसे चतुर्भुज प्राप्त होता है, देखिए यहाँ जोड़ा, ये हो गया चतुर्भुज प्राप्त हो गया। थोड़ा सा इसको हम और साफ बनाएंगे जिससे आपको डेरिवेशन समझने में आसानी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए बच्चों ये और ये देखिए, ठीक। अब देखो ये मान लीजिए वेक्टर क्या है, a है, और ये वेक्टर क्या है, b है। और जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो समझना, ये इस पर एक बल लगा के खींचे जा रहे हैं एक लोग, और एक लोग इसको खींचे जा रहे हैं। अब दोनों लोग खींचे जा रहे हैं, ये वस्तु कहाँ जाएगी, अगर दोनों लोग खींच रहे हैं तो ये वस्तु कहाँ जाएगी, इनके बीच में। यही आपका क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा बच्चों। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, r से डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इन दो वेक्टर के बीच कोण क्या है, थीटा है, मान लेते हैं क्या है, थीटा है। अब जो परिणामी के साथ इसका कोण है वो क्या है बच्चों, अल्फा है। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे, तो इन्होंने कहा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और यहाँ से क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ड्रॉ करोगे, देखो बच्चों जितना झुकाव ये है उतना झुकाव ये भी है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। अब थीटा हो गया, अब आप जानते हैं ये समांतर है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं अगर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में ये थीटा है और ये 90 है, क्या है 90 है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, ये कर्ण होता है। अगर कर्ण का मान आपका वेक्टर b है और इसका परिमाण वेक्टर a का परिमाण, देखो परिमाण का मतलब मान, तो a व वेक्टर b का जो परिमाण अगर क्या है b हो, ध्यान देना बच्चों, वेक्टर a का परिमाण a व वेक्टर b का परिमाण क्या हो, b हो। तो अब देखो ये b है तो आधार का मान b cos थीटा और लंब का मान क्या हो जाएगा, b sin थीटा हो जाएगा बच्चों।
उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, आपको इसकी प्रूविंग तो हम नहीं कराएंगे, लेकिन प्रूविंग हम आपको बता सकते हैं अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो। तब इसके प्रूविंग जो डायरेक्ट आ जाता है वो आ जाता है वेक्टर आर का अगर मॉड निकालें तो अंडर रूट आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अगर सबका मान अगर रख दें तो मॉड ऑफ वेक्टर आर का अगर परिणामी आर हो तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसको अगर ऐसे देखो तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? tan अल्फा बराबर होगा लंब बटा क्या हो जाता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है बच्चों? b sin थीटा है, तो b sin थीटा। और आधार का मान क्या है बच्चों? तो यहाँ हो जाएगा ये पूरा अगर इसका परिमाण यहाँ तक देखा जाए तो a और बाकी आगे b cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। अभी आपकी किताब में दिया होता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हाँ यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा। तो बच्चों ये अल्फा थीटा जो होता है वो दो सदिशों के बीच कोण होता है। दो सदिशों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं बच्चों। और अगर परिणामी तथा पहले सदिश के बीच के जो कोण होता है वो अल्फा कहलाता है। यानी परिणामी, अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश के साथ परिणामी कितने अंश का कोण बनाएगा, पहले सदिश के साथ जो परिणामी निकला है इनका परिणामी वो कितने अंश का कोण बनाएगा, और दूसरे सदिश के साथ अगर पूछा जाए तो दूसरे सदिश के साथ भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बच्चों। वो भी आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ का मान रख करके और निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको चतुर्भुज का फार्मूला ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, इसके बाद इसमें हम कुछ रिजल्टेंट देखने जा रहे हैं। कौन कौन से रिजल्टेंट हम देखेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या सर आ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए। इस यहाँ पर अगर ये दोनों जो सदिश हैं आपके, ये सदिश जो है अगर 0 अंश के कोण पर हो, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ऐसी सिचुएशन पे थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा 0 और परिणामी जो आएगा मॉड आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस यहाँ पर आ जाएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा परिणामी क्या हो जाएगा r। यानी अगर किसी वस्तु पर ध्यान देना, यहाँ पर जो इससे परिणाम क्या निकलता है, किसी वस्तु पर अगर दो बल एक ही दिशा में कार्यरत हों तो उन पर लगने वाला परिणामी बल उन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। जैसे एक 10 न्यूटन और एक 12 न्यूटन, तो इस दिशा में अगर दोनों बल कार्य कर रहे हैं तो इस पर इनको जोड़ दीजिए तब 22 न्यूटन। लेकिन ये किस स्थिति में? जब दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हों, दोनों के बीच कोई कोण और ना हो, जैसे यहाँ 45 अंश का, तब ऐसी बात नहीं होगी। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन बच्चों देखते हैं। अब जब इन दोनों के बीच, इन दो सदिशों के बीच कोण कितने अंश का हो? 90 डिग्री, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा इज इक्वल टू 90, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तब बच्चों क्या होगा? तो मॉड ऑफ आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे cos 90। cos 90 की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 0, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों तब इसका परिणामी कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। इसको हम कैसे निकाल पाएंगे? आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि इनके बीच जो इसका मान होगा वो कितने अंश होगा, इस अल्फा का मान। तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? b sin थीटा, और थीटा का मान कितना है बच्चों? 90, तो साइन यहाँ हो जाएगा b sin 90 का मान 1 हो जाएगा और a प्लस b cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा बराबर b अपॉन a, यानी जो कोण होगा वो b अपॉन a के अनुपात पर ही निर्भर करेगा। किस स्थिति में? जब ये दोनों सदिश परस्पर क्या हो बच्चों? लंबवत हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो देखेंगे जब एक दूसरे से क्या हो? 180 अंश के कोण पर हो। 180 अंश का कोण इन द सेंस वेक्टर ए इस दिशा में और वेक्टर बी अपोजिट दिशा में, तब क्या होगा? तब बच्चों यहाँ पर जो परिणामी होगा वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होगा? 2ab इंटू कॉस कितना बच्चों?
cos 180, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, और 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है आपकी -1। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 2√a - b का होल स्क्वायर, यानी r बराबर a - b। इससे क्या निकलता है? इससे बच्चों ये निकलता है कि अगर दोनों का मान बराबर कर दिया जाए, दोनों बल एक दूसरे की ओर बराबर बराबर लगे, तो उनके मध्य में परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर tan अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू 0, तो 0 बटा कुछ भी वैल्यू बचे तो सब मान हो जाता है 0। तो 0 का मान अगर आ गया तो tan अल्फा बराबर 0, और अल्फा का मान तब 0 होगा जब 0 होगा। यानी इस स्थिति में जो परिणामी सदिश होगा, जो हमारा परिणामी होगा, वो 0 अंश का कोण बनाएगा इसके साथ। यानी कहने का मतलब जो प्रभावी होगा उसके साथ 0 अंश का कोण बनाएगा बच्चों। तो आज आपने दोनों नियम पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे। कल आने वाले फिजिक्स की क्लास, यानी कल की क्लास में हम लोग सदिश वियोजन पढ़ने के बाद सीधे सीधे न्यूमेरिकल पर आएंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपको कल से ही न्यूमेरिकल लगवाना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, आप ऐसे देखते रहिए, बने रहिए। हमारा सेशन उम्मीद करते समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।